हेलो दोस्तों, हमारे डेस्टिनेशन बिनामनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ पॉलिटी पढ़ रहे थे। आप लोगों ने पॉलिटी के जो भी लेक्चर हैं वो सभी पढ़े होंगे, रिवीजन करे होंगे। दोस्तों, आज हम भाग 2 पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं। पार्ट 2 ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो आप बोल सकते हैं पार्ट 2, और उसके अनुच्छेद भी पूछ ले दिए 5 से 11 तक। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 संघ एवं इसका क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ेंगे 5 से 11 तक। सिटीजनशिप, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न एक बनता ही बनता है। एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये स्रोत वगैरह पढ़ लिए होंगे आपने, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का अर्थ है यानी कि हमारे यहाँ राज्य की और केंद्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है, यानी एक ही नागरिकता का प्रावधान है केंद्र व राज्य के लिए। आप ये विशेष बात ध्यान रखें, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन इसके अपोजिट यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, यूएसए में दोहरी नागरिकता। यानी केंद्र की व राज्य की अलग अलग नागरिकता है यूएसए। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने इंडिया में एक नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम हम यह बात जानते हैं कि नागरिकता के लिए कानून कौन बनाता है और नागरिकता कौन छीन सकता है, ये भी हमारे सामने बात आती है। और नागरिकता बेसिकली होती क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सबसे बड़ी बात है। प्रश्न पूछने वाली यही बात है कि नागरिकता बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं पर लेकिन उन्हें पता ही नहीं नागरिकता की जरूरत क्यों है हमें। मेरे दोस्तों, नागरिकता की जरूरत इसलिए है कि अगर हमारे देश में कुछ घुसपैठिए लोग होते हैं, वो घुसाएं। जैसे आपका घर है, आपका परिवार है, अगर कोई बाहर का सदस्य आपके परिवार में आ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा? आपका परिवार तो खैर अभी छोटा है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में जैसे भारत है, इसकी जनसंख्या बहुत है। जब कोई भी देश या कोई भी कंट्री के लोग आपके भारत में आ जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? इसीलिए नागरिकता की हमें जरूरत पड़ती है। हमें इससे पता चलता है कि ये भारत का नागरिक है, इसलिए हमें जरूरत है। और आप पहचान लेते हैं, आपका परिवार एक छोटा परिवार है। देखा जाए अगर बेसिकली कोई बाहर से आपके परिवार में कोई व्यक्ति आ जाए तो आप पहचान लेंगे कि ये हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है। तो ये तो छोटे क्षेत्र की बात होगी, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र हो तब की बात है ये। इसलिए हम 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, 5। और 3 प्रकार से यानी 3 प्रकार से नागरिकता त्याग सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे 5 प्रकार से किस तरीके से? सर्वप्रथम जानते हैं हम संसद के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है कि संसद क्या होती है।
थोड़ा बहुत जिक्र आया इसके बारे में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। नागरिकता के लिए संसद कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सबसे विस्तृत चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में हुई है। अब तक नागरिकता में 9 बार संशोधन हुए हैं, 9 बार संशोधन हो चुके हैं अब तक। हम इसके बारे में आगे जानेंगे। अभी इससे पहले हम जान लेते हैं कि नागरिकता हमें कितने तरीके से मिल सकती है। 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण और 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। पांच प्रकार में कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं, जैसे जन्म से, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। जन्म से, सेकंड वंशानुगत, थर्ड पंजीकरण, ये दिख रहा होगा आप सभी को, वैसे शायद छोटा हो उसके लिए माफी। 4 प्राकृतिक रूप से या प्राकृत रूप से। नंबर 5 हो गया क्षेत्र समाविष्टि। इसे अच्छे से लिखें, गलत नहीं लिखें, समाविष्टि द्वारा। यहाँ तक दिख चुका होगा आपको। और 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। देखिए, स्वेच्छा से, फर्स्ट नंबर पॉइंट, स्वेच्छा से, नंबर फर्स्ट। सेकंड बर्खास्त। नंबर थर्ड वंचित किया जाए और बर्खास्त किया जाए। अभी इन पॉइंटों को देखें एक बार। मैं अभी इनके बारे में डिस्क्राइब कराऊंगा, पहले इन्हें ऑब्जर्व करें। आप लोगों ने ये पॉइंट देखे होंगे। जन्म से, अर्थात हमारा जब से संविधान लागू हुआ है और हमें स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1947, इसके कुछ वर्ष पूर्व और 1947 के बाद जन्म से जो भी बच्चा अपने इंडिया में जन्म लेता है तो उसे स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। जब उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इन सभी बातों पर जो भी 5 पॉइंट लिख रहे हैं उनमें से 3 पॉइंट हैं जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण। इन सभी में एक बात कॉमन है कि उनके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इन 3 पॉइंटों में। और जो चौथा पॉइंट है प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ये 2 पॉइंट अलग हैं।
जन्म से तो आप जान चुके हैं, जन्म से हमें नागरिकता किस प्रकार मिलती है, वंशानुगत। जैसे भारत के मूल यानी भारत के जो मूल लोग हैं और विदेश में जाकर रहने लगे हैं, मेरी बातों को, मेरे साउंड को ध्यान से सुने। जो व्यक्ति भारत के हैं, भारत के मूल के हैं और वह भारत से बाहर रहने लगे हैं, तो उन्हें वंशानुगत के द्वारा यानी वंश के क्रम के आधार पर उन्हें नागरिकता दी जा सकती है भारत की। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा भी हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि हमें हमारे पास किसी विदेशी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, तभी हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है पंजीकरण में। पंजीकरण में ये भी हो सकता है कि इसमें से भारत यानी माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना ही होना चाहिए, तभी हो सकती है। पंजीकरण द्वारा भी हम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक वह भारत में शांतिपूर्ण तरीके से समय व्यतीत कर चुका हो और प्राकृतिक रूप से, जैसे कोई व्यक्ति हमारे भारत के क्षेत्र में रह रहा है लेकिन वह 8वीं अनुसूची में से किसी भी भाषा का यानी किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, तो हमारी संसद यानी हमारी केंद्र सरकार भी उसे भारतीय नागरिकता दे सकती है, जब वह अच्छा चरित्र का होना चाहिए। और क्षेत्र समाविष्टि प्राकृतिक रूप में एक और चीज़ है, आप इसे भी ध्यान रखें। जैसे पाकिस्तान व बांग्लादेश के जो भी नागरिक हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें नहीं दे सकते हैं, यानी भारत सरकार उन्हें नागरिकता नहीं देती है, क्योंकि इन्हें हम शत्रु देश का मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के साथ मित्रता संबंध अच्छे नहीं हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान व बांग्लादेशियों को नागरिकता नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे विश्व शांति, खेल जगत में जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं साहित्य में, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। क्षेत्र समाविष्टि पांडिचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा, ये हमने यानी हमारे भारत सरकार ने समाविष्ट किया था भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, तो यहाँ की जनता थी उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए नियम बनाया था कि अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को या विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में शामिल करे तो वहाँ की जो जनता होगी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपके शायद ये 5 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे अब तक। और 3 प्रकार से त्यागी जा सकती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट स्वेच्छा से, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहता है, वह विदेश की नागरिकता लेना चाहता है। जैसे एक्टर हैं एक अभिनेता अक्षय कुमार, अक्षय कुमार के पास भारत की नागरिकता नहीं है, यानी उनके पास कनाडा की नागरिकता है। तो बहुत से लोग उन पर सवाल उठाते थे कि अक्षय कुमार यहाँ मतदान क्यों नहीं करते, यानी बेशक मताधिकार क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, उनके पास कनाडा की नागरिकता है, इसलिए यहाँ पर वो वोट नहीं डाल पाते हैं। और विशेष बात ये भी ध्यान रखें, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है यानी जन्म से, और कोई व्यक्ति जैसे पंजीकरण करवाया है, जिसने पंजीकरण करवाया है, तो उसे मतदार यानी मताधिकार का कोई अधिकार नहीं है, मत डालने का अधिकार नहीं है। और वह व्यक्ति विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सदस्य नहीं बन सकता है, ना ही राष्ट्रपति बन सकता है। जो पंजीकरण का करवाता है या फिर प्राकृतिक रूप से
ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूँ इन शब्दों को विशेष ध्यान रखें। बर्खास्त किया जाए यानी उसकी नागरिकता बर्खास्त किया जाए और वंचित की जा सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है, यानी कि देख सकते हैं, स्वेच्छा से, बर्खास्त किया जाए, वंचित। ठीक है, मेरे दोस्तों आप सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, उसके बेस पर आप सभी लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, मैं भी इसे रब करता हूँ। अब तक नागरिकता में 9 बार संशोधन हुआ है। यह 9 दिसंबर 2019 को हुआ था 9वां संशोधन। इससे पहले 8 संशोधन और थे। ठीक है, यही बात आप ध्यान रखें। विदेशी भारतीय नागरिकता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ओवरसीज, यानी कि ये 2 पार्टों में इसकी एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। एक होता है PIOS और दूसरा होता है OCI। इन दोनों को मिक्स कर OCI कार्ड होल्डर, देख पा रहे होंगे आप यहाँ तक। PIO और OCI, एक कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2002 को संसद को सौंपी, 2002 को, कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी भारतीय नागरिकता PIOS प्लस OCI, ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इन्हें दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान बनाया था एक कमेटी ने। इसे बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन अर्थ यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये कार्ड होल्डर तो बाद में पढ़ा संशोधन करके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह संशोधन 2015 में किया गया था। पहले ये PIOS और OCI ही था। यहाँ पर ये भी यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता OCI और भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए, उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी थी, उसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो यह संशोधन किया 2003 में, 2003 में संशोधन हुआ था। PIOS प्लस OCI कार्ड को मिलाकर 2015 में OCI कार्ड होल्डर ये हुआ था 2015 में संशोधन।
इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया था, PIOS प्लस OCI कर। ठीक है, ये 2003 में हुआ था संशोधन, और OCI कार्ड का संशोधन हुआ था 2005 में उसी कार्ड होल्डर का। इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया 2015 में, OCI कार्ड होल्डर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसे लेके